नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्प्लांट फेलियर इज व्हाट? देखो, इट इज़ पेरी इम्प्लांटाइटिस, it is poor oral hygiene and bone loss. It is habits causing stress and occlusal trauma to the implant. But the fourth option, that is failure to integrate due to high bone density, वो गलत ऑप्शन है. अगर हाई बोन डेंसिटी तो ये इंटीग्रेशन अच्छी होगी, सीधी सी बात है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्ली फेलियर इम्प्लांट के कॉजेज. अर्ली फेलियर में क्या होता है? पुअर बोन क्वालिटी अगर है, अगर टाइप 4 बोन है जैसे अपर पोस्टीरियर जॉस, दैट D4 बोन अगर है, तो वहाँ पे इम्प्लांट की ऑस्टिक इंटीग्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. पुअर बोन क्वांटिटी, सीवियर एल्वियोलर बोन लॉस अगर हो चुका है, क्वांटिटी कम है, पहले में क्वालिटी कम थी, अब क्वांटिटी कम है. अगली चीज़ है पेशेंट की कोई मेडिकल कंडीशन जैसे एड्स है, अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है, बिसफॉस्फोनेट थेरेपी पे चला हुआ है. अगली चीज़ है स्मोकिंग थेरेपी, या फिर स्मोकिंग के साथ कोई और चीज़ चली है. ठीक है. इन्फेक्शन अगर हो चुका है, कोई पोस्ट इंसर्शन पेन है, लैक ऑफ प्राइमरी स्टेबिलिटी है, इनएडिक्वेट सर्जरी फॉर प्रोस्थोडोंटिक्स, इनएडिक्वेट सर्जरी हुई है प्रोस्थोडोंटिक्स, ऐसा मतलब जो प्रोस्थेसिस ऊपर लगा है वो ऐसा बना है जी, इम्प्लांट के ऊपर वो टॉर्क लगा रहा है. ठीक है. इम्प्लांट के ऊपर ऐसी फोर्सेस लगा रहा है जिससे कि इम्प्लांट की स्टेबिलिटी जो है वो खराब हो. दीज आर द कॉजेज ऑफ अर्ली इम्प्लांट फेलियर. नाउ द कॉजेज ऑफ लेट इम्प्लांट फेलियर. एक्सेसिव लोडिंग. ठीक है. एक इम्प्लांट के ऊपर उसकी रिक्वायर्ड फोर्स जो है, जितनी फोर्स वो बियर कर सकता है उससे ज़्यादा लोडिंग कर दी जाए तो इम्प्लांट का फेलियर हो जाएगा. पेरी इम्प्लांटाइटिस. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ लेट इम्प्लांट फेलियर. ठीक है. अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, पेरी इम्प्लांटाइटिस हो रहा है तो इट विल फेल. इनएडिक्वेट प्रोस्थेटिक कंस्ट्रक्शन, इनएडिक्वेट प्रोस्थेसिस कंस्ट्रक्शन, ये भी अर्ली में भी हो सकता है, लेट में भी हो सकता है, दोनों फेलियर करवा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर फैब्रिकेशन ऑफ फिक्स्ड पार्शियल डेंचर. देखो, कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सी नहीं है ये पूछा है. अब कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सी है उसके बारे में पहले बात करते हैं. डैमेज टीथ एट द रूट लेवल, दैट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर फिक्स पार्शियल डेंचर ओवर द टूथ. ठीक है. हम कैप नहीं दे सकते टूथ के ऊपर. अनफेवरेबल सपोर्टिंग टीथ और अबटमेंट टीथ. लॉन्ग स्पैन ऑफ मिसिंग टीथ इन द यंग पेशेंट, वहाँ पे भी हम अबटमेंट दांत नहीं दे सकते. जहाँ दे सकते हैं वो जगह है दैट इज पॉन्टिक डिजाइन विच हैव ऑक्लूजो जिंजाइवल डायमेंशन. ऑक्लूजो जिंजाइवल डायमेंशन पॉन्टिक डिजाइन दे सकते हैं. ठीक है. दैट वाज द फोर्थ ऑप्शन जो नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन बोला हुआ है. ठीक है. नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एफपीडी, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है? अनफेवरेबल कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, सपोर्टिंग टीथ अनफेवरेबल है, मोबाइल हाई कैरीज अ डैमेज सपोर्टिंग टूथ है, अनकोऑपरेटिंग पेशेंट है, डैमेज हो चुका है टीथ के एट द रूट लेवल पे, इट प्रिवेंट्स द प्रॉपर फिनिश लाइन, पेरियोडोंटाइटिस और जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन विच प्रिवेंट्स द प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज लीडिंग टू प्लाक अक्यूमुलेशन. राइट. एक्सट्रीमली टिल्टेड एंगुलेशन है, अबटमेंट विच कैन नॉट बी यूज टू अटेन स्ट्रेट लाइन इंसर्शन. ठीक है. ऐसी अबटमेंट बनाइए जिसकी टिल्टेड एंगुलेशन है बहुत ज़्यादा. एज ऑफ द पेशेंट इज टू यंग, ग्रोथ अभी भी बची हुई है, मतलब अभी जॉ ग्रो कर रहा है, वहाँ पे भी हम ये फिक्स प्रोसेसेस नहीं देंगे. लॉन्ग स्पैन ऑफ मिसिंग टीथ विच डज नॉट मीट द एंटीज लॉ क्राइटेरिया. एंटीज लॉ क्राइटेरिया जहाँ पे मीट नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्पैन ऑफ द ईडेंचुलिज्म है, वहाँ पे भी नहीं देते. एंटीज लॉ कहते हैं कि जो अबटमेंट के आप सरफेस एरिया ले रहे हो, ठीक है, वो आपका ये जो बीच का जो आप कैप बना रहे हो, बीच का जो ब्रिज बना रहे हो, उसके सरफेस एरिया से ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये जो फोर्सेस हैं वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सके. इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन है अब अनफेवरेबल अबटमेंट कंसिडरेशन, जैसे कि क्राउन टू टूथ रेशो, सपोर्टिंग पेरियोडोंटल लिगामेंट स्पेस कम है वहाँ पे भी. इन केसेस देयर इज मोर टॉर्किंग फोर्सेज ऑन द अबटमेंट, जहाँ पे टॉर्किंग फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है ऑन द अबटमेंट, वहाँ पे भी. ठीक है. पॉन्टिक डिज़ाइन विच हैव मोर ऑक्लूजो जिंजाइवल डायमेंशन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर एफपीडी. जिनका ऑक्लूजो जिंजाइवल डायमेंशन ज़्यादा होता है पॉन्टिक्स का, वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं फॉर एफपीडी. ना पेशेंट डज नॉट हैव गुड ओरल हाइजीन. ठीक है. हाई केरीज इंडेक्स है, मतलब हाइजीन पुअर है, उसकी वजह से केरीज हाई है, लेस देन इक्वल टू 21 अगर आ जाता है केरीज इंडेक्स. ठीक है. तो वहाँ पे वी डू नॉट गिव द अबटमेंट और वी डू नॉट गिव द फिक्स पार्शियल प्रोस्थेसिस. नेक्स्ट, कॉलिकोनिकिया इज एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट. देखो, कॉलिकोनिकिया क्या होता है कि हमारे जो नेल्स होते हैं वो स्पून शेप्ड होते हैं. ठीक है. स्पून शेप्ड नेल्स आर नोन एज कॉलिकोनिकिया कंडीशन. ये रेनॉल्ड्स डिजीज में दिखाई देता है, प्लमर विंसेंट सिंड्रोम में दिखाई देता है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस में दिखाई देता है, बट इट इज़ नॉट सीन इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. कहाँ नहीं दिखाई देता? इट इज़ नॉट सीन इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. ऑल्दो द etiologies of कॉलिकोनिकिया आर वेरी वास्ट. To simplify, they may be divided into two categories: hereditary or congenital, or acquired and idiopathic causes. It is primarily considered to be manifestation of chronic deficiency anemia due to malnutrition, worms, celiac disease, gastrointestinal blood loss, and malignancy.
At times, choliconekia may also be a manifestation of inflammatory skin diseases such as lichen planus or psoriasis, or it may be secondary to systemic alterations such as endocrine disorders, hypo or hyperthyroidism, and diabetes mellitus, Plummer-Vinson syndrome. इसके साथ साथ एलोपेशिया एरेटा, ऑन्कोमाइकोसिस, ट्रॉमा, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हाई एल्टीट्यूड वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, जेनेटिक एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आर ऑल्सो रिलेटेड विद कॉलिकोनिकिया. ठीक है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है, हाइपो में नहीं होता, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में नहीं होता. ऑटोइम्यून डिजीज ऑल्सो रेयरली अफेक्ट एंड कॉज कॉलिकोनिकिया in systemic lupus erythematosus and Raynaud disease. Spooning is hypothesized to be a secondary form of vasculopathy. मतलब secondary जो presence है vasculopathy की वो spooning of nails में दिखाई देती है. ठीक है, that is induced hypoxia of the nail bed matrix. Next, a young female patient was taking oral contraceptives and she was prescribed anti-tubercular drugs as well. After some time, she got pregnant. Which anti-tubercular drug did she take that led to reversal of action of oral contraceptive or inactivating the action of oral contraceptive? देखो, rifampicin जो है, that is the drug that decreases the plasma estrogen levels. ठीक है, rifampicin is the only antibiotic known to date that has been shown to reduce the plasma estrogen levels. Oral contraceptives should not be taken with anti-tubercular drug rifampicin while having active intercourse. ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि रिफैम्पिसिन जो है वो ओरल कंट्रासेप्टिव के एक्शन को उल्टा कर देगा, ईस्ट्रोजन के लेवल को घटा देगा और प्रेगनेंसी अकर कर जाएगी. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फ्रॉम द इमेज द क्लासिकल हिस्टोलॉजिकल साइन डायग्नोसिस ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एंड फॉलेट डेफिशिएंसी. देखो, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और फॉलेट डेफिशिएंसी में जो न्यूट्रोफिल होता है दैट बिकम्स हाइपर सेगमेंटेड. ओके, द न्यूट्रोफिल बिकम्स हाइपर सेगमेंटेड. सो दिस इज अ हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियस of the neutrophil. Alright, neutrophil become hypersegmented in this disease. Hereditary neutrophil hypersegmentation is due to myelocathexis. ठीक है, माइलोकैथेक्सिस में हाइपरसेगमेंटेशन जो होती है वो हेरिडिटरी होती है. विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी ये देखा जाता है, फोलेट डेफिशिएंसी में भी हाइपरसेगमेंटेशन देखा जाता है. माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम MDS, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में भी देखा जाता है. माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म्स दैट इज MPNS, कीमोथेरेपी एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में भी ये देखा जाता है. अलॉन्ग विद दिस साइटोटॉक्सिक जो हमारी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है. ठीक है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केसेस में भी देयर इज अ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल. नेक्स्ट, अ पेशेंट विद COVID-19 रिपोर्ट्स विद मेनिंजाइटिस. द मोस्ट लाइकली द रीजन विल बी Most likely the reason is viral meningitis. All right. The most common presenting symptoms of COVID-19 are fever, fatigue, mild respiratory symptoms like dry cough are associated with COVID-19. However, the patient can also develop neurological or neurological manifestations like headache, anosmia, hyposmia, and dysgeusia, meningitis, encephalitis, and acute cerebrovascular accidents during the disease. Although it is very rare, these neurological manifestations are sometimes sole initial presenting complaint in the COVID-19 patients. एनऑस्मिया का मतलब होता है लॉस ऑफ स्मेल. ठीक है, ऑस्मिया मतलब स्मेल के साथ एसोसिएटेड है. एनऑस्मिया मतलब लॉस ऑफ स्मेल, हाइपोस्मिया मतलब डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल, और डिस्काइनेसिया होता है अबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. अब स्मेल होने चेंज होने के साथ साथ कोविड में क्या हो जाता है, इसमें जो एंसेफेलाइटिस वगैरह उसके साथ स्मेल चेंज हो गई तो टेस्ट की सेंसेशन भी चेंज हो जाती है, टेस्ट की परसेप्शन भी चेंज हो जाती है. दैट इज नोन एज डिसग्यूजिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिस्टोबक्कल एरिया ऑफ द कंप्लीट डेंचर मसल इन्वॉल्व्ड इज व्हाट. डिस्टोबक्कल एरिया ऑफ द कंप्लीट डेंचर में द मसल इन्वॉल्व्ड इज मैसेटर एंड बक्सिनेटर. ठीक है, मैसेटर ऑन बक्सिनेटर. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैसेट्रिक नॉच distobuccal to the pad that is outline of the distobuccal border. It forms due to the action of masseter over the buccinator. All right, ठीक है, जो डिस्टोबक्कल एरिया है कंप्लीट डेंचर में उसमें मसल इन्वॉल्व होता है मैसेटर ऑन द बक्सिनेटर. All right, depending upon the action masseteric notch, it can be categorized into concave shape, straight shape and convex shape. मतलब कनकेव शेप की बात अगर हम करेंगे तो मैसेटर मसल जो होगा वो एक्टिव होगा. कॉनकेव में मैसेटर मसल इज एक्टिव, ऐसे करके. ठीक है, लाइक दिस. तो मैसेटर मसल यहाँ पे एक्टिव चल रहा होगा. स्ट्रेट में क्या होगा कि मैसेटर मसल मॉडरेटली एक्टिव होगा. स्ट्रेट में मैसेटर मसल इज मॉडरेटली एक्टिव. और जो कन्वेक्स है,
कन्वेक्स में मैसेटर मसल जो है वो इनएक्टिव रहता है, ठीक है। प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स प्रोफाइल होगी तो मैसेटर मसल इनएक्टिव रहेगा, कॉनकेव प्रोफाइल होगी तो जो एल्वियोलर रिज है उसकी प्रोफाइल की बात हो रही है, ठीक है। मैसेटर जो है वो एक्टिव रहेगा कनकेव में। स्ट्रेट अगर इसकी एल्वियोलर रिज की प्रोफाइल है तो मैसेटर मसल विल बी मॉडरेटली एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कल का डायग्राम दिया हुआ और सिग्मॉइड नॉच पे रेड लाइन लगा के पूछा हो कि ये क्या चीज़ है, तो इट इज़ अ सिग्मॉइड नॉच, ठीक है। सिंपल मतलब आइडेंटिफाई करने वाला डायग्राम है। द मैंडिबुलर नॉच आल्सो नोन एज sigmoid notch. It is a groove in the ramus of the mandible. It is a groove in the ramus of the mandible. The gap between the coronoid process anteriorly and the condylar process posteriorly. The mesenteric groove originates, or we can say that the mesenteric nerve originates from the infratemporal fossa from the foramen ovale. It enters the mesenteric muscle by passing through the sigmoid notch of the mandible and is located in the plane between the middle and deep lobes of masseter. Mesenteric nerve is located between the middle and deep lobes of masseter. Next, the boundaries of pyriform aperture are formed by what? Pyriform aperture की boundary जो होती है वो anterior nasal spine plus maxillary bones inferiorly, ठीक है। The pyriform aperture acts as a door for the bony structures of the nose. Its boundaries superiorly are formed by inferior edge of both nasal bones. Inferior edge of both nasal bones वो superior boundary बनाती हैं, ठीक है। Laterally the nasal ascending process of the maxilla, laterally the nasal ascending process of the maxilla and inferiorly the horizontal process of maxillary bone. Laterally कौन सा है? Nasal ascending process of maxilla and inferiorly the horizontal processes of maxillary bones. ये बनाती है pyriform apparatus. Next, all of the following statements about PSP plates is incorrect except, हम सबसे पहले करेक्ट वाले की बात करेंगे, ठीक है। बिफोर एक्सपोजर PSP plates must be erased to eliminate residue images from the prior exposure. Let's go with the statements. Before exposure, the PSP plates must be erased to eliminate any residual image from the prior exposure. Inadequate plate erasure result in double images and usually renders the image undiagnostic. ये एक्सरेज में यूज करते हैं। सम ऑफ द PSP systems integrate the automatic plate erasing lights. Some phosphorus lose 23% of their trapped electrons after 30 minutes or 30% after 1 hour. Because of the trapped electrons in the uniformly trapped across the plate surface, early loss of charge does not typically result in clinically meaningful image deterioration. However, underexposed images may have noticeable image degradation. Adequately exposed images may be stored for 12 to 24 hours and retain acceptable image quality. A more important source for latent imaging fading is that exposure to ambient light during plate preparation for processing should be done. A semi-dark environment is recommended for plate handling. The more intense the background light and the longer the exposure of the plate to this light, the greater the loss of trapped electrons is there and more degraded the resultant image will be. Red safe lights found in most of the dark rooms are not safe for exposed PSP plates. ठीक है, रेड सेफ लाइट सेफ नहीं होती इनके लिए, PSP प्लेट के लिए, विच इज मोस्ट सेंस। जो PSP प्लेट होती है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है टू रेड स्पेक्ट्रम। PSP प्लेट की फुल फॉर्म होती है फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोरस प्लेट, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोरस प्लेट, ठीक है। और ये बेसिकली एक एक्सरे की तरह ही होती है। अगर पिछला एक्सरा जो है वो हमने सही एक्सपोजर पे किया है तो उसका कुछ इलेक्ट्रॉन्स के वैल्यू जो है वो उस प्लेट पे रह जाती है। अगर अगला एक्सरा हम शॉर्ट एक्सपोजर का करेंगे, मतलब कम एक्सपोजर का करेंगे, तो हो सकता है कि पिछले वाले की जो शेडोज़ हैं वो अगले वाले एक्सरे इसके साथ मिंगल हो जाए। तो ये है PSP प्लेट में इनकरेक्ट एक्सपोजर आता है, मतलब ये चीज़ देखी जाती है। दिस इज़ अ स्टेटमेंट, ओके। अब गलत इसमें 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, वो हमने रिमूव करनी है और चौथी सही स्टेटमेंट चूज करनी थी। गलत स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। द रेट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ स्टोरेज फॉस्फोरस एंड द एनवायरमेंट टेम्परेचर। सम ऑफ द फॉस्फोरस प्लेस लूज 50% ऑफ द ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 30 to 70 मिनट्स एंड 70% आफ्टर 1 आवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। देखो, पहले 30 मिनट में 23% लूज होते हैं और 1 घंटे में 30% ही लूज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो भी पिछले एक्सपोजर के। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत थी। नेक्स्ट था इनएडिक्वेट प्लेट इरेजर रिजल्ट्स इन डबल इमेजेस यूजुअली रेंडर्स द रेजिडुअल इमेज डायग्नोस्टिक। देखो, इट विल नॉट रेंडर द इमेज डायग्नोस्टिक। क्योंकि 2 इमेजेस आ गई ना, तो इट विल नॉट रेंडर द इमेज एज डायग्नोस्टिक। वो हमारी इमेज खराब हो गई वो,
ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तीसरी आती है कि द मोर इंटेंस द बैकग्राउंड लाइट एंड द लॉन्गर द एक्सपोजर ऑफ द प्लेट ऑफ टू दिस लाइट लेस इज द लॉस ऑफ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड डिग्रेडेड रिजल्टिंग इमेज। देखो, जितनी ज़्यादा इंटेंस बैकग्राउंड लाइट होगी उतना ही ज़्यादा एक्सपोजर प्लेट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन लेस लॉस ऑफ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, देयर विल बी मोर लॉस, क्योंकि ज़्यादा लाइट आ रही है, ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो ज़्यादा लॉस ऑफ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, और डिग्रेडेड रिजल्टेंट इमेज तो होगी, लेकिन मोर लॉस ऑफ रिजल्टेंट ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, ठीक है। इस स्टेटमेंट में जो गलत चीज़ दी हुई है दैट इज लेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट देयर विल बी मोर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम सही करके बोले तो। Next, the test of significance used in patients where some were given plaque control measures and other were not given plaque control measures is known as unpaired test. Unpaired T test बोलेंगे इसको। It is a test of significance जहाँ पे हम पेशेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एक में प्लाक कंट्रोल मेजर दे रहे हैं, मतलब ब्रशिंग वगैरह दे रहे हैं, एक में नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दिस इज नोन एज अनपेयर्ड, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कंट्रोल हैं दोनों, और इट इज़ अ टी टेस्ट, ऑलराइट। नेक्स्ट, इन विच स्टेप ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स प्री प्रोसेसिंग स्टेज सच एज स्केलिंग, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग स्टेज इमेज एक्विजिशन टेक्निक में यूज़ होती है। इमेज एक्विजिशन टेक्निक में प्री प्रोसेसिंग इमेजेस जो हैं वो यूज़ होती हैं, वो प्री प्रोसेसिंग स्टेज यूज़ होती है। इमेज एक्विजिशन इज द फर्स्ट प्रोसेस इन इमेजिंग प्रोसेसिंग। नोट दैट द एक्विजिशन could be as simple as being given a image that is already in digital form. Generally, the image acquisition stage involves pre-processing such as scaling. Next, best and most common retainer given in orthodontically treated arch is what? Orthodontically treated arch में सबसे ज़्यादा best retainer that is Hawley's retainer, 2 Adams और एक Lebilbo. Now, Hawley's retainer is the most widely recognized type of retainer. ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से रिटेनर दे सकते हैं? हम फिक्स्ड वायर रिटेनर दे सकते हैं ऑर्थोडोंटिक वायर को बॉन्ड करके, या फिर हम क्लियर प्लास्टिक रिटेनर्स दे सकते हैं जिसको हम एसिक्स रिटेनर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर थायराइड लोबेक्टोमी विच स्ट्रक्चर इज स्पेसिफिकली प्रिजर्व्ड? रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो है वो थायराइड लोबेक्टोमी के बाद स्पेसिफिकली प्रिजर्व की जानी चाहिए। नहीं तो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व पैल्सी या फिर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व का कोई भी इंसिजन अगर हो जाता है तो हॉर्सनेस इन वॉइस का लॉस, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाती हैं पेशेंट के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिवर्स बोनी आर्किटेक्चर इज सीन इन विच डिजीज? तो यहाँ क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस के अंदर रिवर्स बोनी आर्किटेक्चर देखा जाता है। रिवर्स बोनी आर्किटेक्चर का मतलब है जो इंटरडेंटल बोन है वो अपाइकली प्लेस्ड होगी दैन द रेडिकुलर बोन, ठीक है। इंटरडेंटल बोन जो है 2 दांतों के बीच में वो अपाइकली हो जाएगी, इतना कम हो जाएगी। दिस इज नोन एज अ नेगेटिव आर्किटेक्चर या फिर रिवर्स आर्किटेक्चर। बाकी जितनी भी हमारे पास जिंजाइवल डिजीजेस हैं, जैसे कि अनक हो गया, डिस्कोमेटिस जिंजिवाइटिस हो गया, एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस हो गया, उसमें रिवर्स आर्किटेक्चर नहीं देखा जाता। बट इन क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस वेयर द इंटरडेंटल बोन इज प्लेस्ड अपाइकल टू रेडिकुलर बोन, तो उसमें हमें ये चीज़ रिवर्स बोनी आर्किटेक्चर देखा जाता है। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ पल्मोनरी एडिमा है, इज ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर निफेडिपिन नहीं दिया जाता, निफेडिपिन नहीं दिया जाता, हाइड्रोलाजीन दिया जाता है, फ्यूरोसमाइड दिया जाता है, आइनोट्रोपिक एजेंट दिया जाता है। यूज़ ऑफ डायरेटिक्स, नाइट्रेट्स एंड आइनोट्रोपिक एजेंट। डायरेटिक में आ गया हाइड्रोलाजीन, फ्यूरोसमाइड इज द नाइट्रेट, एंड एनाल्जेसिक्स और आइनोट्रोपिक एजेंट्स में हमारे पास आ गया दैट इज आइनोट्रोपिक एजेंट जो भी हम यूज़ करते हैं। ये इंडिकेटेड होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ CHF दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर प्लस पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि निफेडिपिन हो गया, नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन्स हो गए, ये क्या करते हैं? ये मोर्टालिटी इंक्रीज करवा देते हैं। कैसे? दे इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ रिकरेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर क्रॉनिक यूज़ हाइड्रोलाजीन का हो रहा है और क्रॉनिक यूज़ नाइट्रेट्स का हो रहा है तो वो आर्टरीज को ओपन अप कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो वो हार्ट को मच बेटर पंप करने के लिए वो करते हैं। लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो ये नहीं कर पाते, वो रिकरेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के जो एपिसोड्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि मोर्टालिटी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई निफेडिपिन इज नॉट गिवन इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर प्लस अगर पल्मोनरी एडिमा है तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड इन एंटीप्लेटलेट ड्रग, यूज्ड एज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड एज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग इज एबसिक्सिमैब, एबसिक्सिमैब, ABCIXIMAB। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डिवाइस। ये है हमारे पास काइनेमेटिक फेस बो। व्हाट इज इट?
It is kinematic phasebow. These are basically two kinds of phasebows, kinematic and arbitrary. Kinematic phasebow होता है और arbitrary phasebow होता है. Kinematic phasebow are used to locate the terminal hinge axis of the condylar rotation, and the arbitrary phasebow, called the ear bow, it uses the ear canal as the locating point. Kinematic phasebow efficiently assesses the temporomandibular joint problems and easily transmits the information to the computer by USB. Both mechanical phasebow और electronic phasebow system जो है वो हमारे पास available होते हैं. It has many uses. First is centric determination, programs articulator, movement analysis, uses for splint therapy. Use for splint therapy is built in therapeutic mandible positioning and movement analysis. Okay, they allow you to determine the centric mandibular position and the monitor the centric position with computer. All right, they help to localize the pain position and stomatognathik system का कैसा function चल रहा है वो भी help करता है. ARCUS Digma, ARCUS Digma, Arcus Digma analytical software that is used to create a dynamic splint in the Cabo system. और Protar Digma जो है वो pain analysis के लिए. Protar Digma जो है Digma that is for pain analysis, और Arcus Digma that is for dynamic splint in Cabo. ठीक है. अगला JVP का एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें पूछे सी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है इन JVP. सी वेव रिप्रेजेंट्स द ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोजर एंड राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन. ट्राइकस्पिड वाल्व का क्लोजर रिप्रेजेंट करती है और राइट वेंट्रिकुलर जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है उसको शो करती है सी वेव. ये JVP का ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ए वेव रिप्रेजेंट करती है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्लस सम ब्लड इज पुश्ड अप इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन. इंटरनल जुगुलर वेन में कुछ ब्लड पुश होता है. एक्स डिसेंट आता है इसके बाद. एक्स डिसेंट में क्या होता है कि राइट एट्रियम जो है वो रिलैक्स करना शुरू कर देता है एंड देयर इज सडन ड्रूप और कांस्टेंट ड्रूप इन प्रेशर ऑफ द JVP. ठीक है. फिर आती है बात सी वेव की. सी वेव में हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज कर जाएगा. अब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन शो कर देगा. फिर आता है एक्स डैश डिसेंट. एक्स डिसेंट हुआ पहले, फिर एक्स डैश डिसेंट हुआ. ठीक है, पहले एक्स डिसेंट, नाउ एक्स डैश डिसेंट. नाउ end of the right ventricle contraction creates extra space within the pericardium, allowing the right atrium to begin filling with the blood. अब ventricle contract कर रहा है तो ventricle का space घट रहा है तो atrium का space जो है बढ़ता जाएगा. atrium का space बढ़ेगा तो atrium जो है वो filling करना स्टार्ट कर देगा blood के साथ. ठीक है. नाउ बात आती है V wave के बारे में. यहाँ से बनती है V wave. V wave में atria जो है वो fully fill कर जाता है against closed tricuspid valve. राइट एट्री की बात हो रही है. और वाई डिसेंट में द ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन्स एंड ब्लड गोज फ्रॉम द राइट एट्रियम्स एंड बिगिन फिलिंग द राइट वेंट्रिकल्स. अब पैथोलॉजिक साइंस होते हैं JVP वेव फॉर्म के अंदर. अगर ए वेव एब्सेंट है, ए वेव इज एब्सेंट, देन इट शोज एट्रियल फिब्रिलेशन. अगर लार्ज है ए वेव, बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो इट शोज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी स्टेनोसिस. पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी जो सिस्टम है उसके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ गया बहुत ज़्यादा. फिर आती है अगर कैनन शेप ए वेव आई है, कैनन शेप ए वेव मतलब एकदम पटक करके कैनन शेप ए वेव, दैट इज शोज अ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज और एक्टोपिक्स. ठीक है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया दिखाएगा या फिर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक दिखाएगा. अगर लार्ज वी वेव आती है, वी वेव लार्ज है मतलब ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो रही है. ठीक है, ट्राइकस्पिड से जो ब्लड है वो वापस निकल के एट्रियम में आ रहा है, दैट इज लार्ज वी वेव. राइज इन JVP ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, दैट इज नोन एज कुस्मॉल साइन. ठीक है, KUSSMAUL साइन, दैट इज राइज इन द वेव JVP ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर देखा जाता है, इन द कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस केसेस. नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट एंगल ऑफ द जिंजाइवल बेवल इन एन इनले and to what extent does it reduce the marginal discrepancy? Gingival angle is 30 degrees and it reduces the marginal discrepancy from 50 micrometer error of seating to 20 micrometer error of seating. ठीक है, 30 डिग्री का हम देते हैं जिंजाइवल बेवल. ऑलराइट, जिससे कि 50 माइक्रोमीटर एरर ऑफ सीटिंग से 20 माइक्रोमीटर एरर ऑफ सीटिंग तक ये रिड्यूस हो जाता है. अगर हम एक इनले दे रहे हैं तो दिस इज एन इनले. ठीक है, पूरा मेटल का एक इनले दे रहे हैं, मान लो ये येलो कलर का पूरा इनले. तो ये जिंजाइवल बेवल जो हम बात कर रहे हैं, ये वाला बेवल होता है. एकदम नीचे का जो एरिया है ये बिल्कुल, ये हमारी टूथ की क्राउन की प्रिपरेशन आ गई. ये हमने ऐसे इसको प्रिपेयर किया, साइड का बॉर्डर है. एंड दिस बेवल, ये जो नीचे का बेवल होता है, दिस इज 30 डिग्री. ये एरर ऑफ सीटिंग को 50 माइक्रोमीटर के एरर से जो रेंज है उसको 20 माइक्रोमीटर तक ले आता है. Kaposi sarcoma is caused by what? Kaposi sarcoma is caused by human herpes virus type 8.
All right. Kaposi sarcoma is caused by virus that is called as herpes virus 8, that is HHV8, also known as Kaposi sarcoma in associated herpes virus, that is KSHV. ठीक है, Kaposi sarcoma associated herpes virus. Next question is identify the procedure that is happening here. तो यहाँ पे हमारे पास डबल स्क्रू डिजाइन है विद वर्टिकल रिजर्वायर, डबल स्क्रू डिजाइन विद वर्टिकल रिजर्वायर. ठीक है, एंड इट्स इज अ डायरेक्ट टेक्निक विद फीडर स्क्रू. डायरेक्ट टेक्निक से ऊपर से डालेंगे जिसमें फीडर स्क्रू दिया हुआ है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इमेज एंड इन्वॉल्व कास्टिंग प्रोसीजर. तो इसमें हमारे पास जो दिया हुआ है दैट इज डबल स्क्रू डिजाइन विद वर्टिकल रिजर्वायर, डबल स्क्रू डिजाइन है विद वर्टिकल रिजर्वायर, और डायरेक्ट फीड टेक्निक है विद फीडर, direct technique with feeder. All right. Now the process of attaching a sprue former or a sprue pin to the wax pattern is also called as sprueing. हम जो प्रोसेस है जिसमें स्प्रू फॉर्मर को स्प्रू पिन को अटैच करते हैं वैक्स पैटर्न के साथ, उसको कहते हैं स्प्रूइंग. द पर्पस इज टू प्रोवाइड अ चैनल इनफ टू, इतना बड़ा चैनल हमें प्रोवाइड करना है जिससे कि मोल्टेन मेटल ईजिली रीच कर सके मोल्ड के अंदर इन एन इन्वेस्टेड रिंग आफ्टर द वैक्स हैज़ बीन एलिमिनेटेड. Next, according to Suzuki and Shushihashi, lip print classification type 2 is what? Type 2 में हमारे पास होती है branched lip print classification. All right. Now, Suzuki and Shushihashi classification was related to lip prints and it classified the lip print into 6 patterns and grooves. ठीक है. Type 1 was full vertical. Type 1 जो था full vertical classification. Type 1 was partial vertical as well. Partial vertical, full vertical is type 1. ठीक है. टाइप 2 के अंदर आती है ब्रांचिंग पैटर्न्स. टाइप 2 हैज़ ब्रांचिंग पैटर्न्स. ऑलराइट. टाइप 3 हैज़ इंटरसेक्शन. टाइप 3 हैज़ इंटरसेक्शन. टाइप 4 इज रेटिकुलर. टाइप 4 इज रेटिकुलर एंड टाइप 5 इज अदर टाइप ऑफ ग्रूव. टाइप 5 is other type of the groove. 5 is other type of groove, 4 is reticular, 3 is intersection, 2 is branching and 1 is vertical. Next, pregnancy gingivitis organism is P. intermedia, bacteroids and melanogenicus. P. intermedia, bacteroids और melanogenicus जो है वो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड जो जिंजिवाइटिस होता है उसके अंदर causative organisms होते हैं. These are the anaerobic bacteria in the pregnant woman that are mainly Prevotella intermedia, bacteroids and melanogenicus T. denticola, Tannerella species, Forsythia and Porphyromonas gingivalis, which were mainly responsible for periodontitis in pregnant females. Next, the drug of choice for PSVT, that is paroxysmal supraventricular tachycardia, is what? PSVT के लिए the drug of choice is adenosine among the following options. Adenosine दिया है, propranolol दिया है, esmolol दिया है, metoprolol दिया है. इनमें से adenosine is the drug of choice for PSVT. Intravenous adenosine is the drug of choice in PSVT, control in acute settings but is very short acting agent. Calcium antagonists, for example verapamil and diltiazem, are other intravenous drugs that are used in PSVT procedures. Next, CBCT image with 3 skull views and X-ray showing fused phalanges of hand and feet. What is the condition most likely representing? ये हमारे skull का व्यू है और ये हमारे पैरों का व्यू है, हैंड्स का व्यू. पैरों में तो सिंडक्टाइली दिखाई दे रही है. So this is an Eppert syndrome के लिए केस है. The key feature of Eppert syndrome is premature closure of the bones, that is craniosynostosis, which is visible in skull images. This early fusion prevents the skull from growing normally and affects the shape of head and face. In addition, it triggers varied number of fingers and toes are fused together with syndactyly. ठीक है. Early craniosynostosis दिखाई देता है इसमें और syndactyly of the fingers दिखाई देगी या फिर जो भी हमारे phalanges हैं उनकी दिखाई देगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें इमेज दे रखी है एक बहुत बड़ी सिस्टिक स्वेलिंग जो है वो गले के ऊपर बन गई है जिसने कि पूरा गला कान के नीचे से लेकर पूरे कंधे तक ऑक्यूपाई कर लिया. लाइक दिस इज द फेस और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा जो गला है दैट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय द स्वेलिंग. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट स्वेलिंग इन दिस इन्फेंट इज कंप्रेसिबल एंड शोज ब्राइट इन ट्रांसइन्फ्लेमेशन. व्हाट इज इट? इट इज सिस्टिक हाइग्रोमा. It is cystic hygroma. Cystic hygromas are cystic varieties of lymphangioma. Common locations of cervicofacial regions and axilla. ठीक है सर. कॉमन लोकेशन कहाँ पे होता है? सर्वाइकोफेशियल रीजन के अंदर और एक्सिला के अंदर दिखा देता है. मोर देन 60% ऑफ द सिस्टिक हाइग्रोमास हैव ऑनसेट एट बर्थ एंड 90% बिकम ओवर्ट बिफोर द एज ऑफ 2 years. ठीक है. 60% ऑनसेट होता है एट बर्थ अगर होना है तो, और 90% ओवर्ट हो जाते हैं बिफोर द एज ऑफ 2 years. 90% केसेस लगभग 2 साल से पहले हो जाते हैं. द यूजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टिक हाइग्रोमा इज प्रेजेंट एज अ पेनलेस मास
aberrant at birth अगर present है तो, and it worries and queries the patients. Okay, on clinical examination these lesions appear soft, compressible, non-tender, transluminate, without any bruit. Without any bruit का मतलब without any fuss or without making any noise or without making any attention. Next, propionic acid is generated on beta oxidation of what? Propionic acid जो होता है वो beta oxidation of odd chain fatty acids जब होती है उसकी वजह से जनरेट होता है. Mitochondrial beta oxidation of dietary odd chain fatty acids produces a propionyl coenzyme A in addition to acetyl coenzyme A. Next, which disease is caused due to accumulation of phytanic acid in cells and tissues? Phytanic acid in cells and tissues, refsum disease. कौन सी disease? Refsum disease, REFSUM disease. Adult refsum disease, ARD. It is a rare genetic disease that causes weakness and numbness of the hands and feet. ठीक है, हाथ और पैरों की numbness होना शुरू हो जाती है. That is peripheral neuropathy is there. Due to the genetic abnormality, people with ARD, that is adult refsum disease, they lack the enzyme that is rich in peroxisomes and break down the phytanic acid. अब जो enzyme peroxisomes के अंदर है वो नहीं बन रही है, ठीक है, जो phytanic acid को break down करेगी. Phytanic acid is a type of fat that is found in certain foods. तो phytanic acid starts accumulating in the body और उसकी accumulation की वजह से cells और tissues में जब accumulate होता है तो वहाँ पे जो न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है, that is peripheral neuropathy अगर होना स्टार्ट हो जाती है. Next, a 60-year-old male patient presents with a 3-week history of painless ulcer. 3-week history of painless ulcer on the lateral border of her tongue. He is a chronic cigarette smoker since his youth. Clinical examination shows the ulcer has everted margins and there is reduced mobility of the tongue. Which of the following diagnosis is most likely to happen? It is squamous cell carcinoma. ठीक है, क्यों? क्योंकि everted margins, reduced tongue mobility, smoking की history, painless ulcer, lateral border of tongue. तो चलो position आ गई उसकी. This scenario, it is consistent with the presentation of squamous cell carcinoma. Lesions associated with leukoplegia, erythroplakia do not ulcerate until malignancy is achieved. ठीक है, erythroplakia, leukoplekia जब तक ulcerate नहीं करते जब तक malignant ना हो जाए. ठीक है, ulcerative lichen planus जो होती है वो painful होता है और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो होते हैं उसमें हिस्ट्री ऑफ बीटल क्विड या फिर बीटल नट च्यूइंग की होती है. तो इसमें वो कुछ भी नहीं है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, ठीक है, पेनलेस अल्सर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की तरफ जा रहे हैं. नेक्स्ट, इन अ स्टडी द फर्स्ट स्कूल्स आर सैम्पल्ड, देन सेक्शंस एंड देन फाइनल स्टूडेंट्स. दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज नोन एज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. ठीक है, पहले पूरे स्कूल को सैम्पल किया जाता है, एक पूरे सैम्पल में पूरे स्कूल को कंसिडर किया जाता है, फिर सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, फिर सेक्शंस में से स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जाता है. दैट इज नोन एज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग इज डन एट सक्सेसिव स्टेजेस. ईच सक्सेसिव सैम्पलिंग यूनिट इज नेस्टेड in the previous sampling unit. Advantage it is that it introduces the flexibility in sampling. For example, in large country surveys, states are chosen. ठीक है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट आर चोजन, देन डिस्ट्रिक्ट के बाद हम रैंडमली विलेज चूज करते हैं, फिर उस विलेज में रैंडमली एवरी 10th पर्सन को हम चूज कर रहे हैं एज द फाइनल सैम्पलिंग यूनिट. दिस इज अ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. नेक्स्ट, in an epidemiological study, every 10th person is selected from the population. This type of sampling is known as systematic random sampling. ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है 10वें बंदे को बीमारी है या नहीं है, हमें सिर्फ 10वां बंदा ही हम रैंडमली चूज कर रहे हैं. दिस इज नोन एज सिस्टमैटिक random sampling in an epidemiological study. Based upon the sampling fraction, every kth unit मतलब nth unit या फिर जो भी 10th पर्सन आप चूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी पर्सन आप चूज़ कर रहे हो, जहाँ पे k या फिर n जो है दैट इज़ अ सक्सेसिव इंटरवल ऑफ पीपल. ठीक है, पहले 9 बंदे आप छोड़ दोगे, 10वां चूज़ करोगे, फिर 9 बंदे छोड़ दोगे, फिर 10वां चूज़ करोगे. ठीक है, दैट इज सैम्पलिंग इंटरवल is equal to total number of units in the population divided by total number of units in the sample. Alright, these are applicable for very large non-homogeneous populations where the complete list of individuals is available. जहाँ पे सभी लोगों की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, वहाँ पे हमें रैंडमली किसी को चूज़ करना है, तो वहाँ पे नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन के अंदर हम ये सैम्पलिंग रैंडम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है उसे चूज़ करते हैं. In a study, people are separated into certain subgroups, then some are selected randomly from each of this group.
what type of sampling is being done. This sampling is stratified random sampling. इसमें क्या होता है, नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन इज कन्वर्टेड इनटू होमोजीनियस ग्रुप और क्लासेस. ठीक है, नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट किया जाता है ग्रुप और क्लासेस में, और होमोजीनियस स्ट्रेटा में कन्वर्ट किया जाता है. सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटा एट रैंडम. सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, ईच क्लास एट रैंडम. ठीक है, इन अ प्रोपोर्शन टू इट्स साइज. एप्लीकेशन for large non-homogeneous population, it gives more representative sample. In simple random sampling, none of the categories is under or over represented. किसी भी कैटेगरी को हम अंडर रिप्रेजेंट या ओवर रिप्रेजेंट नहीं करते, हम रैंडमली नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस कन्वर्ट करने के लिए रैंडम पीपल उठाते हैं फ्रॉम अ स्ट्रेटा. ठीक है, हर एक क्लास से एक बंदा उठाते हैं. दैट इज अ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. मतलब अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया, हर क्लास से एक एक बंदा उठा लिया. नेक्स्ट, अ पेशेंट वॉज गिवन एंटीसाइकोटिक सिंस द लास्ट 3 years. एंटीसाइकोटिक है, लास्ट 3 साल से वो ले रहा है. सडनली द पेशेंट रिपोर्टेड सुसाइड टेंडेंसीज एंड द ड्रग वॉज सब्स्टिट्यूटेड विद द ड्रग विच कॉज सोर थ्रोट एंड डिक्रीज ल्यूकोसाइड काउंट. व्हाट वाज द ड्रग? पहले एंटीसाइकोटिक पर था 3 साल के लिए, अब सुसाइड टेंडेंसीज इंक्रीज कर रही हैं, तो उसको दोबारा ड्रग चेंज करके दिया है, तो दैट इज क्लोजापिन. क्लोजापिन से क्या होता है कि ल्यूकोसाइड काउंट डिक्रीज हो जाता है और थ्रोट जो है वो सोर हो जाता है. Leukocyte count decreases and the throat it becomes sore. Suicide is highly associated with psychiatric illness, particularly major affective and psychotic disorders. Clozapine remains the only treatment with an FDA recognized indication for reducing the suicidal risk. The antipsychotic clozapine and can cause potentially fatal neutropenia. Antipsychotic clozapine जो है वो potentially fatal neutropenia cause करता है and it causes agranulocytosis. That is number needed to harm is equal to 59. 59 दवाइयाँ लेगा तो वो क्या बोलते हैं agranulocytosis और न्यूट्रोपीनिया पे पहुंच जाता है. Now, patients on clozapine who present with evidence of infection of agranulocytosis show flu-like symptoms. Flu-like symptoms आते हैं, sore throat होता है या फिर फीवर हो सकता है उसके साथ, which doesn't go away and should be investigated for blood dyscrasias. Next, cupping beam hardening is seen in CBCT. ठीक है, cupping beam hardening का मतलब क्या होता है? Cupping effect artifact occurs owing to the presence of beam hardening and scatter radiation during the image acquisition in cone beam CT. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा ब्राइट एरियाज आ जाते हैं. ठीक है, इमेज शोइंग कपिंग इफेक्ट. ऑलराइट, ब्राइट एरियाज दैट इज नोन एज कपिंग इफेक्ट. स्ट्रीक्स दिखाई देती हैं सेकेंड, और थर्ड होते हैं डार्क और लाइट बैंड्स दिखाई देते हैं. डार्क बैंड्स आर सीड एज अ रिजल्ट ऑफ beam hardening. Beam hardening is one type of CBCT imaging artifact that produces dark streaks from high attenuation objects such as metal associated with crowns, post, implant or endodontic filling materials such as गट्टा पर्चा and carriers. ठीक है, यहाँ पे बीम जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर मतलब लाइट कलर की दिखती है. ठीक है, यहाँ पे डार्क स्ट्रीक का मतलब है कि जो रेडियोग्राफ है उस पर बहुत ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ दिखाई देगी. ठीक है, इसकी रेडियो ओपेसिटी विल बी वेरी मच. ऑलराइट, तो रेडियोग्राफ पे हमें ऐसा कपिंग इफेक्ट दिखाई देगा. दिस इज अ कपिंग इफेक्ट. ऑलराइट, और ये जो हमारे पास दूसरी चीज़ है दैट इज दिस वन, ये होती है दिस इज अ डार्क स्ट्रीक. ये जो साइड साइड पे डार्क स्ट्रीक जो बन रही है दिस इज स्ट्रीक्स. ठीक है, दीज आर बैंड्स. ये जो डार्क बैंड बन रहा है ये बिल्कुल बैंड बना हुआ है. ठीक है, दीज आर डार्क बैंड सीन एज अ रिजल्ट ऑफ बीम हार्डनिंग. अगला क्वेश्चन है, नेम द फोर्सेप्स शोन इन द image that is used for removing the sharp spicules on the bony ridge. This is a bony और bone ronger. ठीक है, bone ronger जो है वो sharp spicules को निकालने के लिए यूज़ करते हैं. A ronger is a device that is used in maxillofacial surgery to remove the fragments or sharp edges of the alveolar crest bone following the tooth extraction or soft tissue extraction. ठीक है, now a ronger can be used to open the window in the bone, often in the skull, in order to access the tissue underneath. They are used in neurosurgery, pediatric surgery, maxillofacial surgery, orthopedic surgery to expose the areas of operation as well. अगले क्वेश्चन में, there is a tooth between two central incisors. ठीक है, what is it called as? It is called as mesodense. दो central incisors के बीच में एक छोटा सा पैक जैसा दांत निकला हुआ है. ठीक है, that is a mesodense. Mesodense is a supernumerary tooth and is present in the midline between the two central incisors. It usually results in oral problems such as malocclusion, food impaction, poor aesthetics and cyst formation in the oral cavity. Next, in an unilateral RPD, no modification space, the position of indirect retainage should be what? देखो, unilateral RPD है, कोई modification का space नहीं है, तो हमारे पास जो रिटेनर है वो कितना, indirect retainer कितनी दूर रखना है हमने. So indirect retainage should be as far as possible
एंटीरियर टू द फल्क्रम लाइन, ठीक है, एज फार एज पॉसिबल एंटीरियर टू द फल्क्रम लाइन. Though practically the mesial marginal ridge of the opposite side and the premolar are the most commonly used retainers, indirect retaining components could be placed as far as possible from the distal extension base, which provides the best leverage or advantage against dislodgement. In a class 2 arch, एक class 2 arch है हमारे पास, ठीक है, the fulcrum line is diagonal, that is passing through the abutment onto the distal side and of the posterior abutment on the opposite side. Basically अगर ये हमारे पास पिछली distal extension है तो इससे जितना दूर हम रिटेनर लगाएंगे उतना हमारे पास फल्क्रम में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. मान लो ये हमारे पास टायर है, ये ऊपर इसके ऊपर हमने वेट रखा हुआ है, तो जितना हमारे पास ये दूर डंडा हम पकड़ेंगे उतना ईजिली हम इस वेट को उठा पाएंगे. ठीक है, ये फल्क्रम लाइन डिसाइड करती है कि आपका वेट कितना लगता है, कितना आपका वेट जो है ये बियर कर पाएगा. ठीक है, सो आंसर इज एज फार एज पॉसिबल एंटीरियर टू द फल्क्रम लाइन. क्लोज टू फल्क्रम लाइन नहीं होगा, जो कि बाकी ऑप्शन है. क्लोज टू फल्क्रम लाइन नहीं होगा. मीजियल मार्जिनल रिज ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ प्रीमोलर, वो भी नहीं होगा. पोस्टीरियर अबटमेंट ऑन द नॉन डिस्टल एक्सटेंशन साइड. ठीक है, मतलब पोस्टीरियर अबटमेंट दे देंगे नॉन डिस्टल पे, क्यों देना है पोस्टीरियर अबटमेंट भाई, है ना, वो भी नहीं होगा. ओके, तो ओनली ऑप्शन इज दैट इज एज फार एज पॉसिबल. जो फल्क्रम की लाइन है उससे एंटीरियर जितना दूर ले जा सकते हैं वहाँ पे हम रिटेनर देंगे, इनडायरेक्ट रिटेनर. Next, during parotidiectomy, the auriculotemporal nerve was injured. What do you think will this injury cause? देखो, auriculotemporal nerve तो अब इंजर हो चुकी है, तो अब क्या होगा, रीजनरेशन होगी सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स की टू द पैरोटिड ग्लैंड. ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक स्वेट ग्लैंड्स. अब ये रीजनरेशन जो होगी वो माउथ में बाकी कहीं और जगह से भी आ सकती है, या वो जो जहाँ पे इंजरी वाला हिस्सा है वहाँ से भी रीजनरेशन हो सकती है. बट दिस विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ फ्रेज सिंड्रोम. Fray's syndrome is often a complication of surgeries near the parotid gland or due to injury to auriculotemporal nerve, which passes through the parotid gland in the early part of the course. The auriculotemporal nerve or auriculotemporal branch of the mandibular nerve of the trigeminal nerve carries the parasympathetic fibers to the parotid salivary gland, parasympathetic fibers to the sweat glands of the scalp. ठीक है, एज अ रिजल्ट सेवरेंस और inappropriate regeneration of the parasympathetic nerve fibers may switch the course of sympathetic response and result in gustatory sweating. Gustatory sweating मतलब कि जब बाकी माउथ के साथ जब वो चुई करेगा या फिर वो चबाएगा किसी चीज़ को, बच्चा या जो भी बंदा है जिसकी पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी हुई है और ये नर्व ऑरिकोटेम्पोरल नर्व जो वो सेवर हो गई है, तो वहाँ पे चबाने के साथ ही उसको पसीना आना शुरू हो जाएगा. Sweating or anticipation of sweating in eating instead of normal salivary response. Salivary response की बजाय पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा चबाने पे. Next, Ante's law is what? देखो, Ante's law is the ratio of combined perisegmental root surface area. Perisegmental root surface area मतलब जो हमारे अबटमेंट टीथ है उनका कितना रूट सरफेस एरिया है, उनका कितना टोटल सरफेस एरिया, पेरिसीमेंटल सरफेस एरिया कितना है, एंड द पेरिसीमेंटल रूट सरफेस एरिया ऑफ द टीथ टू बी रिप्लेस्ड. ठीक है, और कितना हमने एरिया जो है वो रिप्लेस करना है, दैट इज एंटीज लॉ. इसका रेशो होता है द सम ऑफ पेरिसीमेंटल एरिया ऑफ द अबटमेंट टीथ शुड बी इक्वल टू और इट शुड सरपास द टीथ दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड. ठीक है, ये जो ग्रीन है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन रेड. ओके, ताकि हमारा जो वेट है वो इजीली बियर हो सके, इजीली जो फोर्सेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके और इन पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, नहीं तो ये वाली जो अबटमेंट है ये भी बाहर आ जाएंगे कुछ टाइम में. नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इमेजिन करो कि बंदा स्माइल कर रहा है, पूरी स्माइल कर रहा है, सारे दांत दिख रहे हैं और स्माइल में दांतों के अलावा एक छोटा सा हल्का सा ब्लैक डोर दिखाई दे रहा है, ब्लैक खाली जगह दिखाई दे रही है. तो पूछ रहा है वो क्या चीज़ है. इट इज़ बक्कल कॉरिडोर. इमेजिन इट, बक्कल कॉरिडोर. Alright, it is not a smile width, it is not open gingival embrasures, it is not suboptimal buccal corridor which is aesthetic when intermolar or intercanine width is reduced. It is simply the buccal corridor. Okay, now buccal corridors has the spaces between the facial surfaces of the posterior teeth and the corners of the lip when the patient is smiling. ठीक, जब पेशेंट स्माइल कर रहा होता है तो फेशियल सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर टीथ और कॉर्नर ऑफ द लिप के बीच में जो जगह बच जाती है दैट इज बक्कल कॉरिडोर. नेक्स्ट, ansa cervicalis supplies what? Ansa cervicalis, it supplies to omohyoid. Ansa cervicalis supplies to 3 muscles. 3 muscles out of 4 infrahyoid muscles होते हैं वो ansa cervicalis सप्लाई करती है. Infrahyoid muscles में omohyoid, sternothyroid and sternohyoid. Sternohyoid and omohyoid, ये तीनों मसल्स ansa cervicalis से सप्लाई होते हैं. The fourth muscle that is thyroid
जो थायरोहायोइड होता है वो नहीं होता सप्लाई बाय अंसा सर्वाइकैलिस, इंस्टेड थायरोहायोइड इज सप्लाइड बाय हाइपोग्लॉसल नर्व. Thyrohyoid is supplied by hypoglossal nerve. Next, Aramani classification bilateral anterior posterior resection is seen in, देखो bilateral anterior posterior resection is seen in class 4. ठीक है, class 4 के अंदर, इसके अंदर देखी जाती है bilateral anterior posterior resection is seen in class 4. Right. Aramani classification of maxillectomy defects, it is divided into 6 subclasses. Sorry. Class 1 is midline resection. Midline से resection कर रहे हो आप class 1 के अंदर. ठीक है. क्लास 2 में क्या था, आप यूनिलेटरली पूरा रिसेक्शन कर रहे हो, यूनिलेटरली यू आर गोइंग फॉर रिसेक्शन. क्लास 3 इज सेंट्रिक रिसेक्शन, बीच से रिसेक्शन कर रहे हो, क्लास 3. क्लास 4 इज बायलेटरल एंटीरियो पोस्टीरियर रिसेक्शन, बायलेटरल एंटीरियो पोस्टीरियर रिसेक्शन क्लास 4. राइट. क्लास 5 इज पोस्टीरियर रिसेक्शन, क्लास 5 में पोस्टीरियर रिसेक्शन है, खाली एंटीरियर बचा लिया आपने. क्लास 6 इज एंटीरियर रिसेक्शन ओनली, एंटीरियर रिसेक्शन ओनली. ठीक है. अब रिसेक्शन करने के बाद इसको ठीक भी करना पड़ेगा, इस डिफेक्ट को ठीक भी करना पड़ेगा. तो इसमें आप एक डिज़ाइन देते हो. ओके, सो यू विल सी फॉर 4 थिंग्स, SRBG. यू विल सी फॉर सपोर्ट, यू विल सी फॉर रिटेंशन, यू विल सी फॉर ब्रेसिंग एंड यू विल सी फॉर गाइडिंग प्लेन. ऑलराइट, ऑल दीज फैक्टर्स आर नीडेड टू बी करेक्टेड फॉर गिविंग एन ऑब्चुरेटर दैट इज नेसेसरी, क्योंकि आपने ऊपर का पैलेट ही काट दिया, देयर इज अ रिसेक्शन. ऑलराइट, सो यू हैव टू क्लोज द डिफेक्ट. नेक्स्ट, वेसिकुलर लीजन शोइंग इंट्राएपिथेलियल स्प्लिट इज व्हाट? Vesicular lesion showing intraepithelial split is among the following. 4 ऑप्शन दिए, erythema multiforme, pemphigoid, epidermolysis bullosa acquisita and Senior-Usher syndrome. Senior-Usher syndrome. तो ये हमारा आंसर है, Senior-Usher syndrome. Let's discuss other options. Epidermolysis bullosa acquisita, EBA. It is an acquired autoimmune epidermal blistering disease. अब अगली चीज़ आती है pemphigus follicularis, caseous, of which there are several forms, that is pemphigus erythematus or Sneer-Usher syndrome. Pemphigus foliaceus, pemphigus FOLIACEUS, जिसमें कि सिवियर फॉर्म्स ऑफ pemphigus erythematosus होता है, या फिर इसको हम Senior-Usher syndrome भी बोलते हैं. Senior-Usher syndrome refers to the combination of lupus erythematosus and pemphigus foliaceus. ठीक है, ल्यूपस एरिथमेटोसिस और पैम्फिगस फॉलिएसिस का दोनों का मिक्सचर होता है. Senior-Usher syndrome or pemphigus erythematosus is a pathology that overlaps clinically and serologically with the pemphigus foliaceus and lupus erythematosus. Skin biopsies in the patients with pemphigus erythematosus reveal acantholysis and deposition of immunoglobulins in the desmosomes. And in desmosomes, they are positive in the lupus band test. ठीक है. अगली बात आती है पैम्फिगस वल्गैरिस के बारे में. Pemphigus vulgaris, it is an autoimmune, potentially life-threatening disease causing blisters and erosions on the skin and mucous membrane associated with intraepithelial acantholysis. All right, किसके साथ associated होती है? Intraepithelial acantholysis के साथ, Pemphigus vulgaris. Next question is, what is green strength? Green strength का दूसरा नाम होता है wet strength. Wet strength is the strength when excess free water more than necessary for reaction is present in the set gypsum. ठीक है, excess free water more than that is required for the reaction is present in the set gypsum. It is known as wet strength. Next question है, imagine करो दो साइड पे आपके ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, एक साइड पे मोलर ट्यूब लगी हुई है. ये से मोलर ट्यूब, दिस इज ब्रैकेट, दोनों साइड ब्रैकेट भी हो सकते हैं. इसके बीच में ऐसे एक बटरफ्लाई शेप्ड या के शेप्ड अप्लायंस है. ठीक है, व्हाट इज दिस? इट इज अ के लूप मोलर डिस्टिलाइजर. क्या होगा? K loop molar distilizer. It is an appliance consisting of K loop to provide the forces and moments and Nance button to resist the anchorage. क्या क्या प्रोवाइड करता है? फोर्सेज एंड मूवमेंट में K loop प्रोवाइड कर रहा है, फोर्सेज और मूवमेंट को. ठीक है, और एक Nance बटन प्रोवाइड करता है सो दैट देयर इज द रेजिस्टेंस इन एंकरेज. द K loop is made up of 0.017 इंच to 0.025 इंच TMA वायर. ठीक है, टाइटेनियम मोलिब्डेनम अलॉय वायर होती है 0.017 क्रॉस 0.025 इंच, which can be activated twice as much as stainless steel before it undergoes a permanent deformation. Next, in public health practice, recall intervals are done once every how many months? ठीक है, public health practice में 6 months में we have a recall recommendation system. Okay, now recall intervals vary between countries and dental healthcare system, but 6-month dental checkup have traditionally been advocated by general dental practitioners in many high-income countries.
So that is what we are following here. Next is the cause of intrinsic stain is all except what. 4 ऑप्शन दिए. टेट्रासाइक्लिन जो है वो कॉज करता है इंट्रिंसिक स्टेन. अमीलोजेंसिस इम्परफेक्टा कॉजेज इंट्रिंसिक स्टेन क्योंकि इनामल की फॉर्मेशन नहीं हो पाती. फ्लोरोसिस से येलो कलर के स्टेन हो जाते हैं. फोर्थ इज क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया, ऑप्शन दिया हुआ है. देखो क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया इंट्रिंसिक स्टेन तो कॉज नहीं करेगा, इट प्रोड्यूसेस एक्सट्रिंसिक स्टेन्स. Okay, now intrinsic tooth stains are more permanent in nature than the extrinsic types. These type of discolorations can be caused by oral injury, the use of certain type of medications, particularly tetracycline, or overexposure to the fluoride. Black stains are associated with chromogenic bacteria and are common dental findings and is a type of extrinsic stain. All right, chromogenic bacteria वाला जो extrinsic stain होता है. Let's talk about both. Extrinsic stains, they are located on the outer surface of the teeth. There are common as a result of various causes. पहला है remnants of Nismuth membrane. It's an extrinsic stain. Remnants of Nismuth membrane. Second is poor oral hygiene, extrinsic restoration, gingival bleeding, plaque and calculus accumulation, extrinsic stains. Eating habits, tea, coffee stains, extrinsic stains. Tobacco chewing habit, extrinsic stains. Chromogenic bacteria, extrinsic stains. Mouth washes, chlorhexidine staining on the gums. ठीक है, that is also an example of extrinsic stain. Now we will come on to intrinsic stains. Intrinsic stains are located on the inner surface of the teeth. They are caused by deeper internal stains or enamel defects. Teeth with vital or non-vital pulp or endo-treated causes can be having intrinsic stains. For example, hereditary disorders, medications, excessive of fluoride, high fevers associated with early childhood illness, and other type of trauma. हाई फीवर एसोसिएटेड विथ अर्ली चाइल्डहुड इलनेस. और अगर एक्सेस फ्लोराइड तो अंदर से ही दांत को स्टेनिंग हो जाती है. ठीक है, नाउ उसके साथ क्या हो सकता है, स्टेनिंग ऑफ द इनामल मे बी लोकेटेड इन द इनामल. ठीक है, और इट मे बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंटिन ऑन टू द इनामल. ओके, नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन फॉलोइंग स्ट्रेस इज लेस रैपिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलास्टोमर्स. रिकवरी of elastic deformation following stress or strain is less rapid for polysulfide. ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं. पॉलीसल्फाइड दिया है, कंडेंसेशन सिलिकॉन दिया है, एडिशन सिलिकॉन दिया है, पॉलीथर दिया है. ठीक है, इनमें से पॉलीसल्फाइड की इलास्टिक डिफॉर्मेशन से रिकवरी बहुत ज़्यादा कम होती है, लेस रैपिड होती है. लेस मतलब स्पीड कम रहती है यहाँ पे, बाकियों की ज़्यादा स्पीड से हो जाती है. डिस्टॉर्शन डेवलप्स ड्यूरिंग द रिकवरी फ्रॉम एक्सेसिव इलास्टिक डिफॉर्मेशन. ठीक है, वहाँ पर मतलब अगर रिकवरी होगी एक्सेसिव इलास्टिक डिफॉर्मेशन से तो डिस्टॉर्शन ऑफ द मटेरियल हो जाती है. रिकवरी ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन फॉलोइंग स्ट्रेन इज लेस रैपिड फॉर द पॉलीसल्फाइड दैन द अदर टाइप ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलास्टोमर दैट यील्ड्स वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग सेटिंग रिएक्शन इज व्हाट. वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट पॉलीसल्फाइड प्रोड्यूस करता है. 4 ऑप्शन वही सेम ऑप्शन है. पॉलीसल्फाइड है, कंडेंसेशन सिलिकॉन है, एडिशन सिलिकॉन है, पॉलीथर है. इनमें से सिर्फ पॉलीसल्फाइड ही यील्ड करता है water during setting reaction. Right, elevated temperatures and humid conditions will accelerate the setting polysulfide impression material. All right, the reaction yields water as a byproduct. Next, the efferent nerves that are found in dental pulp are. efferent का मतलब होता है जो ब्रेन या CNS से हमारे ऑर्गन तक सिग्नल लेके जा रही है. ठीक है, तो कौन सी नर्व्स होती है डेंटल पल्प के अंदर? दे आर सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. ओके, they are sympathetic post-ganglionic fibers. Pulp vitality tests attempt to examine the presence of pulp blood flow, as this is viewed as a measure to true health and sensitivity of the pulp. Laser Doppler flowmetry and the pulse oximetry are the examples of vitality tests. Later laser Doppler flowmetry and pulse oximetry are example of vital tests. Pain is a differentiating feature between the periapical and the periodontal abscesses. ठीक है, अगर periodontal abscess है तो पेन दांत के अंदर होगी, पल्प विल बी वाइटल. लेकिन अगर पेरी अपाइकल एब्सेस है तो पल्प विल बी नॉन वाइटल. पेरी अपाइकल पेन मैनिफेस्ट एज अ शार्प सीवियर. अगर पेरी अपाइकल पेन है, दांत की दर्द है, इट विल बी शार्प, इट विल बी सीवियर, इट विल बी इंटरमिटेंट, इट विल बी हार्ड टू लोकलाइज. इट विल बी हार्ड टू लोकलाइज. Whereas the periodontal pain is more constant, it is less severe and it is localized periodontally to the tooth involved. क्योंकि जो हमारी पल्प की पेन होगी वो जितना भी हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है उस पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करने की ताकत रखती है. ठीक है, तो वहाँ पे पेन जो है वो लोकलाइज नहीं रह जाती, वो आगे से पीछे की तरफ भी रेडिएट करती है, पीछे से आगे की तरफ भी आ सकती है. पेशेंट पिन पॉइंट नहीं बता पाता किस दांत में दर्द है जब तक दर्द सीवियर ना हो जाए.
ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर प्रोग्नोस्टिक मार्कर ऑफ अ मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, कैल्शियम लेवल्स, सीरम क्रेटिनिन एंड प्रोटीन लेवल्स। तो पुअर प्रोग्नोस्टिक मार्कर मतलब इनमें से जो सबसे ज़्यादा कम प्रोग्नोस्टिक मार्कर है ऑफ मल्टीपल माइलोमा वो होता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। ठीक है, बाकी चीज़ें जैसे कैल्शियम लेवल है, सीरम क्रेटिनिन लेवल है, प्रोटीन लेवल्स हैं, वो एज अ बेटर मार्कर है रादर देन बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। Next question we have is, a known patient of atherosclerosis underwent percutaneous coronary intervention with placement of a stent. What will you add in the medicines of the patient along with aspirin? ठीक है, एस्पिरिन के साथ क्या ऐड किया जाएगा अगर पेशेंट आथेरोस्क्लेरोसिस का भी है और अब उसके हार्ट में स्टेंट भी डल गया, तो हम वी विल ऐड P2Y12 इनहिबिटर। ऑलराइट, P2Y12 इनहिबिटर। एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। A P2Y12 inhibitor, it is an anti-platelet drug. एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा क्लोपिड्रोगिरेल हो गया, या प्रासरगिरेल हो गया, या फिर टिकागिरेल हो गया। ठीक है, टिकोडिपिन वगैरह पहले यूज़ होते थे, अब नहीं यूज़ होते। ठीक है, नाउ इट ब्लॉक्स द प्लेटलेट P2Y12 रिसेप्टर। प्लेटलेट रिसेप्टर जो कि P2Y12 रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देता है बाय नॉर्मली, जो कि नॉर्मली ADP से एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन अभी ये इसको ब्लॉक कर देगा। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक होता है तो प्लेटलेट जो होते हैं वो एक्टिवेशन जो है वो स्लो हो जाती है, उनकी प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन स्लो हो जाएगी, तो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा और प्लेटलेट क्लॉट नहीं बना पाएगा। तो अगर पेशेंट एथेरोस्क्लेरोसिस वाला है तो वहाँ पे इन्फ्लेम्ड लिपिड रिच प्लाक उसकी बॉडी में पहले ही प्रेजेंट होता है, तो स्टंट उसको कम करने के लिए डाला है। ठीक है, नाउ अब हम फॉरेन मटेरियल डाल रहे हैं, फॉरेन मेटल डाल रहे हैं एंडोथेलियम में, तो वहाँ पे एक जो क्लॉट बनने की टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम इसको P2Y12 एंटी प्लेटलेट ड्रग पे जो है वो डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ 10-year-old बेबी अटेंडिंग अ स्कूल। ठीक है, तो हम 10-year-old में हम TT और TD देते हैं, TT और TD। राइट, TT TD का क्या मतलब होता है? TT का मतलब होता है टेटनस टॉक्साइड और TD का मतलब होता है टेटनस और रिड्यूस्ड डोज ऑफ डिप्थीरिया। ठीक है, ये हम क्यों देते हैं? क्योंकि देखो टेटनस जो है वो वेन कर जाती है, जो टेटनस की इम्यूनिटी होती है वो बहुत जल्दी कम हो जाती है। अगर बीच में कहीं चोट वगैरह लग रही है तो टेटनस की इम्यूनिटी को मतलब 6 महीने के लिए मान के चलो उसको। ठीक है, और डिप्थीरिया की भी जो इम्यूनिटी है वो बहुत जल्दी चली जाती है बूस्टर के बाद। तो स्कूल एज जो होती है वो हाई रिस्क ऑफ इंजरी होता है, बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, दूसरों से लड़ रहा है, ऊपर से गिर रहा है कहीं से, तो वहाँ पे हाई रिस्क ऑफ ये डिप्थीरिया और टेटनस का जो इन्फेक्शन होता है उसका रिस्क रहता है। तो हम बच्चे को, जो 10 साल का बच्चा है, उसको टेटनस टॉक्साइड एंड डिप्थीरिया टॉक्साइड, जो भी हमारा डिप्थीरिया का वैक्सीन है वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, BCG जो है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देनी होती है, बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। ठीक है, BCG सबसे एज सून एज पॉसिबल एट बर्थ इन्फेंसी, जब आपको दे सकते हो तब देना होता है ताकि TB से बच्चा बचा रहे। ठीक है, नाउ पोलियो आता है उसके बाद, इन्फेक्टेड पोलियो वैक्सीन दैट इज IPV। ओके, वो प्राइमरी सीरीज ऑफ इन्फेंसी में होता है, एक 6 महीने पे लगता है, एक 10 वीक्स पे लगता है और एक 14 वीक्स पे। ठीक है, 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, पहले मैंने 6 महीने बोल दिया गलती से। 6 months इज ऑलमोस्ट लाइक मिडल एज, जहाँ पे 6 months के बाद तो देना ही देना है इसको, जो पोलियो वैक्सीन है वो देना ही देना, और बूस्टर इसका सारा अर्ली चाइल्डहुड में लग जाता है। ठीक है, पोलियो वैक्सीन 10 साल पे नहीं एस्टैब्लिश करते क्योंकि कैंपेन पहले ही हो चुका था, 5 साल से पहले ही सारी पोलियो की खुराकें जो है वो लग जानी चाहिए। ऑलराइट, तो आइडियली क्या है कि 6 वीक पे एक लगा लो, फिर 10th वीक पे एक लगा लो, फिर 14th वीक ऑफ द चाइल्ड के एक बार लगा लो। ठीक है, दैट इज़ द आइडियल थिंग। टाइफाइड की वैक्सीन जो होती है वो कॉन्जुगेटेड टाइफाइड वैक्सीन होती है, TCV बोलते हैं उसको, कॉन्जुगेटेड टाइफाइड वैक्सीन। इसको 6 से 9 महीने के बाद एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, और इसका बूस्टर जो होता है दैट इज़ VI पॉलीसैकेराइड, वो 2 साल के बाद बूस्ट किया जाता है, और हर 3 साल में एक बार इसको बूस्ट कराना ज़रूरी होता है टाइफाइड की वैक्सीन को। ठीक है, इसीलिए ये रूटीनली स्कूल में नहीं दिया जाता, ये बच्चे के 5 साल तक सारी वैक्सीन जो है वो हो जानी चाहिए। 3 वैक्सीन जो हमने बात की, BCG, IPV और टाइफाइड, ये पहले 5 साल के अंदर इनका कंप्लीशन हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद TT/TD, टेटनस टॉक्साइड और डिप्थीरिया टॉक्साइड, इसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत जल्दी वियर ऑफ कर जाती है। ठीक है, 6 months to 1 year तक की बच्चा जो है वो बाहर से मतलब इम्यून रहता है। अगर उसके बाद इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ चुके होते हैं, तो हम इसका बूस्टर डोज या फिर इसकी जो डोजेस हैं वो 10 साल का जब बच्चा है उसमें लगाना ज़रूरी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपके पास एक पेशेंट आया UP से जिसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, हाई ग्रेड फीवर है, ऑन एग्जामिनेशन ही हैज़ पैलर,
ही हैज़ हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, उसका पेरिफेरल स्मीयर जो था उसमें पैनसाइटोपिनिया हो चुका है, ठीक है। बफी कोट ऑन एग्जामिनेशन शोड मैक्रोफेजेस लेडन विद ऑर्गेनिजम्स विद किनीटोप्लास्ट, वेक्टर ऑफ द डिजीज इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इज व्हाट वेक्टर, उसको हो गया सैंड फ्लाई की इन्फेक्शन, दैट इज लेशमैनियासिस। ऑलराइट, सैंड फ्लाई का इन्फेक्शन हो गया उसको, दैट इज लेशमैनियासिस। लेशमैनियासिस में हेपेटोस्प्लीनोमेगैली देखी जाती है, पैरेलल देखा जाता है, और कहीं वो ऐसी जगह से है जहाँ से मच्छर या सैंड फ्लाई बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे यूपी वगैरह हो गया, ठीक है। अब पेरिफेरल स्मीयर में पैनसाइटोपिनिया हो गया, ठीक है। एंड बफी कोट ऑन एग्जामिनेशन शोड मैक्रोफेजेस लेडन विद ऑर्गेनिजम्स विद कीनियोप्लास्ट, ठीक है। कीनियोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें, ये सारी हैं सैंड फ्लाई के लिए, दैट कॉजेज लेशमैनियासिस। ऑलराइट, अर्ली सिम्टम्स में क्या होता है, देयर इज मेलाइज, देयर इज फीवर, देयर इज फटीग, देयर इज वेट लॉस, मेलाइज, फीवर, फटीग, वेट लॉस, ओके। देन हेमाटोलॉजिकल ऑल्ट्रेशन में क्या होता है, देयर इज एनीमिया, देयर इज ल्यूकोपिनिया, देयर इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, देयर इज हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया, okay. Along with this, there is reticuloendothelial system is also involved. There is splenomegaly and there is hepatomegaly. Later symptoms में क्या होता है, कैकेसिया हो जाता है, कैकेसिया एंड हेपेटिक डिस्फंक्शन जैसे जॉन्डिस, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया और एडिमा।